गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे। कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर, लेक्चर नंबर 2 है। आज हम लोग यहाँ पे HSC क्लास 11 के लिए केटर कर रहे हैं। बट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो स्ट्रेट लाइंस के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड का नहीं बिलोंग भी करता हो, या फिर आप लोग वो NCERT से पढ़ रहे हो, या कहीं से भी पढ़ रहे हो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का तैयारी कर रहे हैं, बच्चों स्ट्रेट लाइंस इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरी अदर पर्सन। तो स्ट्रेट लाइंस इज नॉट गोइंग टू चेंज। हर एक बच्चे को होता है, बिकॉज इट हैपेंस टू बी वन ऑफ द फंडामेंटल चैप्टर्स फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग साइंस फील्ड में हो एंड अगर आप लोग मैथमेटिक्स में आगे जाकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे JEE या फिर CET देना चाहते हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा एक बेसिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। बच्चों यहाँ पे हम लोग आज लेक्चर नंबर 2 लेने वाले। लेक्चर नंबर 1 अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज जाकर चेकआउट कीजिए। वहां पे मैंने फंडामेंटल्स के बारे में सिखाया है, लोकस क्या होता है एंड शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या होता है उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया है। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चंस हमने वहां पे कंप्लीट कर दिए। आज हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन करने वाले। आज एक्सरसाइज 5.2 को हम स्टार्ट भी करेंगे, एट द सेम टाइम एंड भी कर देंगे। पूरा 11 क्वेश्चंस आज ही लेंगे। बट उसके पहले आप लोगों को कुछ चीजें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज एक फंडामेंटल होने वाला है बच्चों। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग को थोड़ी देर में समझ में तो आ ही जाएगा। बट दिस लेक्चर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड बेसिक एंड योर 11th स्टैंडर्ड का बेसिक एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले स्ट्रेट लाइन। मतलब जाहिर सी बात है, हमारा चैप्टर अभी यहां से मेन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन क्या होता है? द सिंपलेस्ट लोकस इन अ प्लेन इज कॉल्ड द लाइन। लोकस क्या होता है अगर आपको नहीं पता रहेगा तो प्लीज जाकर देख लेना लेक्चर नंबर 1। यहाँ पे सजेस्टेड वीडियोस में भी आ गया होगा, तभी आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सिंपलेस्ट लोकस, लोकस सेट ऑफ पॉइंट्स होता है। अगर मैं सेट ऑफ पॉइंट्स को ऐसा सीधा कर देता हूं, तो ऐसा सीधे एक लाइन में कर देता हूं, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो सबसे सिंपलेस्ट जो लोकस होता है वो लाइन होता है। अब हम यहाँ पे भी लाइन के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक डायग्राम बना देता हूं, एक कोऑर्डिनेट प्लेन दिखा देता हूं। तो ये रहा मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन आपके सामने है। अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना दिया बच्चों। मान के चलो कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन है आपके सामने। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देख सकते हैं, जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है दैट इज कटिंग माय एक्स एक्सिस एज वेल एज माय वाई एक्सिस। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एक्स एक्सिस को टच करे एंड वाई एक्सिस को भी टच करे, दोनों एक साथ, ऐसा नहीं होता है। बट इस पर्टिकुलर केस में मैंने एक ऐसा लाइन बनाया विच इज एक्चुअली टचिंग माय एक्स एक्सिस ऑल्सो एंड वाई एक्सिस ऑल्सो। अब आप लोग देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स द एक्स एक्सिस, वो पॉइंट ध्यान से देखो बच्चों। तो आप देख सकते हैं जहां पे मेरा लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट है a,0 मान के चलो। a,0 क्यों बच्चों? 0 बिकॉज इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा एंड x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, तो मैंने उसको a बोल दिया। बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे है ना, मेरा लाइन जो है एक्स एक्सिस को जहां कट करता है तो वो a,0 है। जहां पे वो a दिख रहा है बच्चों आप लोग को, a इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। वो पॉइंट जहां पे मेरा एक्स एक्सिस को वो कट कर दिया, मीट किया, वहां से ओरिजिन का वो डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को बोला जाता है बच्चों एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट। सो आई वुड रादर से ओवर हियर a इज द एक्स इंटरसेप्ट। वेरी सिंपल। मतलब एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक तरह से क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू दैट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स इंटरसेप्ट है। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। समझ में आ गया? मतलब हम लोग एक शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि जहां मेरा एक पर्टिकुलर लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वो जो डिस्टेंस होता है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है। वेरी सिंपल थिंग। तो वैसे ही अगर हम लोग देखेंगे तो वही ओरिजिन और वही लाइन वहां पे है, तो वहां पे y को भी कुछ कट कर रहा होगा, बराबर ना? कट को तो कर रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूं द पॉइंट वेयर द लाइन एक्चुअली कट्स द y एक्सिस, वो आप पॉइंट देख सकते हो, वो पॉइंट है 0,b। तो 0,b सबको पता है। तो आप देख सकते हैं मेरा मतलब जहां पे y एक्सिस को कट किया है तो वो डिस्टेंस आप लोग को दिख रहा होगा। वो डिस्टेंस कितना हुआ रहेगा? अभी वो डिस्टेंस b हुआ रहेगा। तो आई वुड से b इज द y इंटरसेप्ट। समझ में आ गया? इन शॉर्ट बताने जाऊं तो x एक्सिस को कट करने के बाद जो डिस्टेंस मिलेगा वो x इंटरसेप्ट होगा। y एक्सिस को कट करेगा जहां पे, तो वो डिस्टेंस जो आपको मिलेगा फ्रॉम द ओरिजिन वो y इंटरसेप्ट होगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है x इंटरसेप्ट का और y इंटरसेप्ट का। आगे जाके इंटरसेप्ट के कॉन्सेप्ट बहुत जगह पे आने वाला है। y इज इक्वल टू mx प्लस c जो होता है
वहां पे काफी जगह पे यूज होने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्ट्रेट लाइन में और भी कॉन्सेप्ट है जो बताने हैं मुझे। फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर से यही बना दिया, ओरिजिन है मेरे पास, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, बट इस बार देखो बच्चों ध्यान से, तो मेरे पास एक लाइन है। दिस टाइम दिस लाइन इज नॉट टचिंग द एक्स एक्सिस एट ऑल। एंड बच्चों जो लाइन मेरे एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ऐसे लाइन को हम बोलते हैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जाहिर सी बात है बच्चों, सिर्फ पैरेलल लाइंस आर द लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच नहीं करने वाले को हम बोलेंगे द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बच्चों, अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कभी एक्स को टच ही नहीं करेगा, तो क्या मुझे एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो आई वुड यहाँ पे क्या बोल सकता है बच्चों, मेरे पास यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट ही मिलेगा सिर्फ, जो कि बी है, बट एक्स इंटरसेप्ट कभी नहीं मिलेगा मुझे। तो आई विल से ओवर हियर अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस विल नेवर हैव एक्स इंटरसेप्ट एट ऑल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए बता रहा हूं। एंड इसी साथ आप लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मैंने एक्सेस बना दिया यहाँ पे एंड ओरिजिन है मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बट दिस टाइम आई हैव अ लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो सबको पता है बच्चों इसका आंसर a,0 मिलेगा यहाँ पे, जहां पे x को टच करेगा, मतलब इसके पास x इंटरसेप्ट तो होगा, बट इसके पास कभी जिंदगी में y इंटरसेप्ट हो ही नहीं सकता। सो आई विल से अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस विल नेवर हैव y इंटरसेप्ट एट ऑल, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। तो हमने क्या क्या पढ़े कि अब बच्चों यहाँ पे समराइज किया होगा आप सभी लोगों ने कि जहां पे मेरा एक्स एक्सिस को कट करता है वो एक्स इंटरसेप्ट होता है, वाई एक्सिस को कट करता है वो वाई इंटरसेप्ट होता है, एक्स एक्सिस से पैरेलल जो लाइन होता है उसके पास एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता, एंड y एक्सिस को जो पैरेलल होता है लाइन उसके पास y इंटरसेप्ट कभी नहीं होता है। इट्स वेरी बेसिक, सो डोंट मग अप, रट्टा मत मारो बच्चों, बस विजुअलाइज करो, ग्राफ बनाओ, अपने मन में ग्राफ बनाओ या फिर नोटबुक में ग्राफ बनाकर देखो तो चीजें ज्यादा आसान होगी। अगर आप रटने की कोशिश करोगे तो आपको अभी याद तो रहेगा, बट 10 दिन बाद पूछने जाऊंगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, एंड कंफ्यूजन मस्ट नॉट बी देयर व्हेन इट कम्स टू मैथमेटिक्स। सिंपल है। चलो स्ट्रेट लाइन का ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं एक कदम आगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। वैसे तो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन के बारे में बहुत ज्यादा आपको पता तो होना चाहिए, अगर आप लोग ने 2 चैप्टर अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो। सबसे पहला पिछले साल 10th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा तो, एंड सेकंड ऑफ ऑल आपने अगर एंगल एंड इट्स मेजरमेंट जो कि इस साल था आप लोग को वो पढ़ा रहेगा, तो आपको इंक्लिनेशन क्या है पता होगा। बट लेट मी हेल्प यू आउट विद द small definition. The smallest angle made by a line with the positive direction of the x-axis measured in anti-clockwise sense is called as the inclination of a line. Definition को भूल जाओ, 2 चीजें हमेशा याद रखो कि पहली बात तो आपको एंगल कहां से चेक करना होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis से ही देखना होता है। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x-axis या फिर y-axis कुछ नहीं, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से आपको एंगल मेजर करना होता है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप हमेशा जब एंगल मेजर करोगे वो तो एंटी क्लॉकवाइज में चेक करोगे। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट में देखा था, जब हम क्लॉकवाइज करते थे तो वो क्या होता था बच्चा, नेगेटिव एंगल बनता था, याद है। एंड इंक्लिनेशन कभी नेगेटिव एंगल नहीं होता है, इसलिए हमेशा आपको पॉजिटिव का ऐसा जाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ लुक ओवर हियर, देखो ये मेरा यहाँ पे जो ग्राफ है, अगर मैंने एक लाइन बता दिया आपके सामने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल दिस इज द लाइन, तो एंगल तो आपको यहाँ पे काफी सारे मिलेंगे। इधर से देखेंगे तो भी एंगल है, अगर हम वाई एक्सिस से देखेंगे तो भी एंगल बन रहा है, काफी सारे एंगल्स बन रहे हैं, बट हमें इनमें से कोई भी एंगल से लेना देना नहीं होता है। हमारा 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहली बात, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मुझे यहाँ पे एंगल देखना है, एंड दैट टू द एंगल मस्ट बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। समझ में आ गया? इसको मान के चलो हम थीटा बोलते हैं, तो ये जो थीटा होता है बच्चों, इसको हम इंक्लिनेशन बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? वेरी सिंपल एंड क्लियरली बच्चा, ये वाला पार्ट हम लोग आगे जाकर कभी ना कभी तो पढ़ेंगे। आपको इंफॉर्मेशन के लिए दिया हूं, टेक्स्ट बुक में भी दिया था, दैट थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 180, थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेसर देन 180 डिग्री। इसके बारे में अभी इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, आगे जाकर कभी ना कभी तो डिस्कस कर लेंगे। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन अगर आप लोग को पता चल चुका रहेगा बच्चों, तो जाते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, and that is called as the slope of a line. Slope of a line हम लोग ने 10th में पढ़ा था बच्चों। स्लोप के बहुत सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़े थे, तो वही फॉर्मूला हम लोग फिर से लेके आने वाले अभी। बट बिलीव मी बच्चा, आज के लेक्चर में हम स्लोप का सिर्फ एक नॉर्मल जो पढ़े हुए फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग स्लोप के और भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बच्चों, स्लोप बहुत सिंपल होता है। स्लोप का मतलब क्या होता है? राइज ओवर रन। मतलब अगर मैं ये डेफिनेशन को अगर आपको ना बोलूं तो मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि स्लोप का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है मालूम है? ये सारे चीजें भूल जाओ।
ये तो डेफिनेशन है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज थीटा, अगर इंक्लिनेशन थीटा है तो टैन थीटा को हम स्लोप बोलते हैं, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, क्योंकि कभी कभी टैन थीटा एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे टैन 90 एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट डिफाइंड होता है। तो जहां जहां थीटा एग्जिस्ट करता है वहां पे टैन थीटा अगर हम लोग निकालेंगे, मतलब टैन थीटा एग्जिस्ट करता है तो हम वो निकालेंगे तो वो स्लोप हो जाता है। बट ये तो एक रटी रटाई बच्चों डेफिनेशन है, टैन थीटा इज अ स्लोप, बट स्लोप का मतलब क्या है किसी को पता ही नहीं होता है। स्लोप का अगर मैं आप लोग को एक नॉर्मल सा एक छोटा सा डेफिनेशन बताने जाऊंगा अपने वर्ड से, तो इतना है कि स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताया हो बच्चों, ध्यान से सुनना, बिकॉज आप डिफरेंशिएशन में यही इस्तेमाल करने वाले। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब होता है कि आपका y कितना बदलता है अगर आपका x बदल रहा होगा तो। ये एक्चुअल मीनिंग ऑफ स्लोप है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि द स्लोप ऑफ एन इक्वेशन इज 2, इसका मतलब है बच्चों स्लोप इज 2 का मतलब है जब x ने एक कदम बदला, मतलब एक कदम आगे गया, तो y 2 कदम आगे बढ़ा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज x कितना एक कदम बढ़ता है तो स्लोप बताता है कि y आपका कितने स्टेप से आगे बढ़ रहा है। सो इफ द स्लोप इज 2, दैट मींस फॉर एवरी 1 स्टेप ऑफ चेंज इन x देयर आर 2 स्टेप चेंज इन y। अगर स्लोप हाफ रहेगा तो इसका मतलब बच्चों फॉर एवरी 1 स्टेप चेंज इन x देयर इज ओनली हाफ स्टेप चेंज इन y। इसको स्लोप बोलते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत ही सही एक आइडिया मिल चुका है स्लोप का, समझ में आ गया। चलो अभी इतना है। वी ऑलवेज डिनोट स्लोप बाय अ लेटर m, स्मॉल लेटर m से हम डिनोट करते हैं। एक स्टैंडर्ड है तो आप m ही इसको यूज करो। तो इस हिसाब से बच्चों की हम बोल सकते हैं जो tan थीटा होता है उसको हम m बोलते हैं। एंड इसका एक और फॉर्मूला आप लोगों ने 10th में पढ़ाई किया था, एंड दैट इज नथिंग बट गिवन ओवर हियर। tan थीटा जो कि स्लोप है, जो कि m है, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर आप ध्यान से देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y, मतलब कितना चेंज हुआ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जहां पे x भी चेंज हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बोलते हैं इसको। क्लियर है बच्चों यहाँ पे? तो यही उसका फॉर्मूला है, वेयर x1 इज नेवर इक्वल टू x2। क्यों बच्चों? आप लोग खुद सोच सकते हैं x1 और x2 क्यों इक्वल नहीं हो सकता कभी। समझ में आ गया? आई होप दैट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। एंड x1 अगर x2 इक्वल हो जाते हैं तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है, कौन सा कैलकुलस का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, कभी ना कभी तो आगे जाकर सीखने वाले। चलो स्लोप ऑफ अ लाइन होने के बाद में विल गो फॉर अ परपेंडिकुलर लाइन, दैट हैपेंस टू बी द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे, एंड उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बच्चों यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऐसा कर रहा हूँ जहां पे मैं डेरिवेशन नहीं सिखा पा रहा हूँ आप लोग को फॉर अ व्हाइल, बट अगर आपको डेरिवेशन कहीं ना कहीं से तो मिल रहा है, अगर आप पढ़ पा रहे हो तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी। बट राइट नाउ ऑल आई एम डूइंग इज जस्ट गिविंग यू अ फॉर्मूला। कभी जिंदगी में टाइम मिला तो मैं आपको डिराइव भी करके बताऊंगा कि ये सारी चीजें आए कहां से। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले वर्ड पढ़ो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, टू नॉन वर्टिकल लाइन्स हैविंग स्लोप्स m1 and m2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1। प्लीज लिख के रखना बच्चा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिस वन इज। अगर आपको स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो भी चलेगा, बस इतना याद रखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आया है कि आपके दो नॉन वर्टिकल लाइन्स, अब नॉन वर्टिकल लाइन क्यों बोला है मालूम है बच्चों? क्योंकि वर्टिकल लाइन रहेगा ना एंड यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, तो इनका स्लोप m1 इंटू m2 -1 नहीं होता है, क्योंकि ये जो लाइन है ना बच्चा, ये तो x एक्सिस के साथ पैरेलल है, या फिर x एक्सिस ही मान लो, उसका स्लोप 0 होगा एंड इसका स्लोप नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि tan 90 है, तो इसका m1 इंटू m2 -1 नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों ये सिर्फ तभी यूज होता है जब आपके पास दो नॉन वर्टिकल लाइन्स हो। समझ में आ गया? दो नॉन वर्टिकल लाइन्स है ऐसा, तो उनके बीच में अगर परपेंडिकुलर है कि नहीं देखना है तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर ये दोनों लाइन, मतलब आप दोनों साइड से बोल सकते हैं इसको। देखो मैं दोनों केसेस बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। कि किसी ने आपको बोला कि ये सामने दिए हुए दो लाइंस परपेंडिकुलर है कि नहीं, चेक करो। तो क्या करना है मालूम है? आपको दोनों का स्लोप निकालना है m1 एंड m2, एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है एंड उसका आंसर -1 मिलना चाहिए। तो अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 मिलता है तो हम आंख बंद कर बोल सकते हैं कि दोनों नॉन वर्टिकल लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर। इसका उल्टा कन्वर्स भी है बच्चों, ऐसा कि उन्होंने बोल के रखा है कि सामने दिए हुए दो लाइंस परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा? सिंपल है, इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन देयर प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स विल ऑलवेज गिव मी -1।
समझ में आ गया? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ तो उनके प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स मतलब दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आपको -1 देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों। आई होप आप लोगों ने 10th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, m1 इज इक्वल टू m2। आज हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा -1 देगा। लिख कर रखो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, वैसे तो मैंने आपको बोला था कि दिस विल बी लास्ट कॉन्सेप्ट, बट नो, एक और कॉन्सेप्ट बचा है एंड दैट इज एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो, कान यहां पे होनी चाहिए। मैंने यहां पे बच्चों एक्स एक्सिस बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया, ओरिजिन बना दिया विच इज 0,0 ऑब्वियसली, एंड देन आई एम गोइंग टू ड्रॉ टू नॉन वर्टिकल लाइंस। अब यहां पे देखो, एक नॉन वर्टिकल लाइन है एंड एक और नॉन वर्टिकल लाइन है मेरे पास यहां पे। तो अगर हम लोग देखेंगे ना, तो वैसे देखने जाएंगे तो यहां पे आपको दो एंगल्स बनते दिखेंगे दो लाइन के बीच में। आप बोलोगे तो 4 एंगल दिख रहे हैं सर, एक नीचे है, एक ऊपर है, एक राइट में है, एक लेफ्ट में। एंड हाँ बच्चों, मैं एक्सिस के साथ नहीं बोल रहा हूं, ये दो लाइन के बीच में के एंगल्स बोल रहा हूं। तो 4 नहीं है, सबको पता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होने के वजह से ऊपर और नीचे के एंगल सेम होंगे एंड राइट और लेफ्ट के तो सेम होंगे। तो 2 है, कोई भी 2 ले सकते हो आप। अब इसमें से कौन से एंगल का हम फॉर्मूला सीख रहे हैं? तो लेट मी हेल्प यू आउट बच्चों। यहां पे जब दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें से एक एंगल अक्यूट होगा एंड दूसरा एंगल हमेशा ऑब्ट्यूस होगा। हाँ, 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट मत करो, क्योंकि 90 डिग्री वाला तो हमने भी पढ़ लिया, परपेंडिकुलर होगा वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पे हमारे दो लाइंस जब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज परपेंडिकुलर का तो हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया, m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1। नाउ हियर दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इन सच अ वे दैट वन ऑफ द एंगल्स विल बी अक्यूट एंगल एंड अनदर एंगल विल बी ऑब्ट्यूस एंगल। सिंपल है। तो उसमें से हम लोग चूज करने वाले हैं द अक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए ये फॉर्मूला नहीं है, अक्यूट एंगल के लिए फॉर्मूला है। सो द एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइंस, उन्होंने बोला है ना, दो लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो एंगल हम निकाल रहे हैं, हम जो फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी द एंगल अक्यूट होगा वो। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूज नहीं होने का, समझा? उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, उसके पीछे का एक डेरिवेशन है, नहीं सिखा पा रहा हूं अभी फिलहाल, आगे जाके सीखेंगे। वो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू, हाँ सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखता हूं, if theta is the acute angle between non-vertical lines having slopes m1 and m2, उसमें से एक लाइन का स्लोप m1 होगा, दूसरे लाइन का स्लोप m2 होगा। तो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ, मॉड्यूलस आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी आंसर नेगेटिव आता है, हमें यहाँ पे नेगेटिव आंसर नहीं चलने वाला है। इट विल ऑलवेज बी मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। बच्चों अंदर वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है m1 माइनस m2 इंटू 1 अपॉन m1 m2, ये वाला कहीं ना कहीं तो आपने ट्रिगोनोमेट्री में देखा था, कुछ याद आ रहा है क्या आप लोग का? ऐसा सिमिलर टाइप ऑफ एक फॉर्मूला भी हुआ करता था। अगर आपको सच में याद आया रहेगा तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं टाइम स्टैम्प के साथ। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला बच्चा दैट यू नीड टू रिमेंबर, दैट tan थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, वेयर m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ दिस टू रेस्पेक्टिव लाइंस। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। हाँ, इससे आपको आराम से थीटा मिल जाएगा, ये अक्यूट एंगल होगा। बट बच्चों यहाँ पे एक रीजन भी लिखना है, मैंने शायद रीजन नहीं लिखा है क्या? ओके, यहाँ पे रीजन एक लिखना है। अगर आप लोग रीजन नहीं लिखते तो भी चल जाता है, बट फिर भी यहाँ पे 1 प्लस m1 m2 इज नेवर इक्वल टू 0। जाहिर सी बात है बच्चा, 1 प्लस m1 m2 0 हो जाएगा, मतलब m1 m2 माइनस 1 बन जाएगा। एंड m1 m2 माइनस 1 तो तब बनता है बच्चों जब लाइंस आर परपेंडिकुलर, यहाँ पे लाइंस परपेंडिकुलर नहीं। आई बात दिमाग में बच्चों, समझ में आ गया? सो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉड निकालोगे, आपको tan थीटा मिल जाएगा, फिर आप थीटा आराम से निकाल सकते हैं। Is that clear so far guys? Hopefully everyone has understood the concept related to it. मैंने सारे concepts बता दिया है, I hope आप लोगों ने नोट करके रखा है। अब जाते हैं बच्चों एक्सरसाइज 5.2 के सारे क्वेश्चंस में। Believe me, क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, आपके चुटकी भर में हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन तो 10th स्टैंडर्ड का, फाइंड द स्लोप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। इसमें 4 सब क्वेश्चंस दिए हैं आपके टेक्स्ट बुक में, बट मैंने सिर्फ एक लिया है
बिकॉज मुझे लगता है बाकी के 3 तो मुझे तो लगता है ये भी आप लोग खुद कर पाओगे। अगर हम लोग देखेंगे बच्चों यहाँ पे a को मैं x1 y1 मान लूं एंड b को x2 y2 मान लूं तो मैं स्लोप तो आराम से निकाल सकता हूं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस ऑफ -1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 बन जाएगा। 10th स्टैंडर्ड की याद आ गई बच्चों? ओके 3 माइनस ऑफ -1 होता है 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 माइनस 2 होता है 2, 4/2 मिलेगा आपको आंसर 2। मेरा आंसर खत्म भी हो गया। मतलब कैन यू सी, तो डोंट यू रियली थिंक बच्चों सब क्वेश्चन नंबर बी सी एंड डी कैन बी डन बाय योरसेल्फ एज वेल? उसमें से किसी एक क्वेश्चन का आंसर नॉट डिफाइंड आने वाला है बिकॉज डिनोमिनेटर 0 होगा, बट इट्स टू इजी। Okay, try doing every other question on your own. I'll go for question number 2 now. Again, a very easy question. If the x and y intercepts of line L are 2 and 3 respectively, then find the slope of line L. सिंपल है बच्चों, स्लोप निकालने के लिए आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए होते हैं। इन्होंने हम लोग को एक हिंट देके रखा है, x एंड y इंटरसेप्ट देके रखा है लाइन L का। मतलब एक लाइन L है मान के चलो, वो x इंटरसेप्ट भी बना रहा है, वो y इंटरसेप्ट भी बना रहा है। समझ में आ गया? तो मैंने यहां पे लिखा बच्चों द x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज 2। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर वो उसका x इंटरसेप्ट 2 है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? 2,0। एग्जैक्टली। तो कहना है द लाइन टचेस द x एक्सिस एट 2,0 बिकॉज x इंटरसेप्ट है तो x एक्सिस को ही टच करेगा एंड 2,0 में करेगा बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। ओके, एंड आई कैन से y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन इज 3, मतलब वो y एक्सिस को टच कर रहा है तो कहां पे टच किया होगा? 0,3 में। तो आई विल से द लाइन टचेस द y एक्सिस एट 0,3। वेरी सिंपल। चलो आपको तो 2 पॉइंट्स मिल गए, स्लोप निकालना तो बड़ा आसान है। तो कैन आई फाइंड आउट द स्लोप ओवर हियर? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 का फॉर्मूला यूज करके। डेफिनेटली y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 हो जाएगा एंड x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 2 हो जाएगा। 3 माइनस 0 इज जस्ट 3, 0 माइनस 2 इज -2। इसको या तो आप 3/-2 बोल सकते हैं, नहीं तो -3/2 भी बोल सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम ही है। तो यू हैव गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन, वन मोर। ये तो चुटकी भर में हो जाता है। इट्स लाइक अ पलक झपकते ब्लिंक ऑफ एन आई। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। इंक्लिनेशन का मतलब थीटा होता है एंड स्लोप मतलब क्या होता है? tan थीटा। यहां पे हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आई कैन से ओवर हियर m इज इक्वल टू tan थीटा। वेरी सिंपल। तो m इज इक्वल टू tan थीटा मिल गया, मतलब tan 30 हो जाएगा। एंड tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है? ये ट्रिगोनोमेट्री में आप अच्छी तरह से जानते हो। अभी तो आप लोग को टेबल को देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती होगी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट? तो tan 30 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे tan 30 का मतलब होने वाला है हाउ मच? कैन यू सी √3/2 एंड 1/2 होता तो नहीं, 1/2 एंड √3/2 था ना, तो इट विल बिकम 1/√3। चलो 1/√3 है तो आई विल गेट द आंसर एज 1/√3। एज सिंपल एज दैट। अब जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे बच्चों, मतलब यहाँ पे 4th क्वेश्चन में जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज π/4। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्वेश्चन एंड द प्रीवियस वन? कुछ भी नहीं है। वहां पे हम लोग को डिग्रीज में आंसर दिया था, यहाँ पे हमें रेडियंस में दिया है। बट आई होप एवरीवन नोज कि रेडियंस एंड डिग्रीज का कन्वर्जन आपको आता होगा। एटलीस्ट स्टैंडर्ड का तो आपको आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल π/3, π/4, π/6, π/2 एंड π, इतना तो एटलीस्ट आप लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप लोग को पता है कि यहाँ पे π/4 दिया है, तो अगर आप लोग को पता है π/4 को हम डिग्रीज में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो π/4 इज नथिंग बट 45 डिग्री। यू माइट बी नोइंग। नहीं पता है तो पाई के जगह पे 180 डालने का, क्योंकि पाई रेडियंस 180 डिग्री होता है, तो 180/4 करके देखो, आपको 45 डिग्रीज मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वो लोग आपको π/4 दे रहे हैं, मतलब यहाँ पे m इज इक्वल टू tan थीटा निकाल रहे हैं, तो हम tan π/4 निकाल रहे हैं, मतलब हम tan 45 ही निकाल रहे हैं एक तरह से। तो tan π/4 बोलो या tan 45 बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स जस्ट अ वन थिंग। एंड tan 45 होता है 1, आपको यहाँ पे स्लोप मिल गया 1। वेरी सिंपल थिंग, समझ में आ गया? वो जो यहाँ पे स्लोप का मतलब 1 है, इसका ये मतलब है कि फॉर एवरी यूनिट चेंज इन x देयर इज 1 यूनिट चेंज इन y ओनली। मतलब एक कदम से आगे बढ़ा x तो y भी एक कदम से आगे बढ़ रहा है। ये एक्चुअली स्लोप का रियल मीनिंग है। फाइन, चलो 4th क्वेश्चन हो गया। अब जाते हैं 5th क्वेश्चन में। देखते देखते हम 5th क्वेश्चन में आ भी गए इतनी जल्दी। आप देख सकते कितने इजी है ये टॉपिक। अ लाइन मेक्स इंटरसेप्ट्स 3 and 3 on the coordinate axis. Find the inclination of the line. Now this again is a very simple and similar question to that of the वो कोऑर्डिनेट वाला है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है। इधर स्लोप नहीं मांगा है, तो इन्होंने यहाँ पे इंक्लिनेशन मांगा है। आई वुड सजेस्ट एवरी स्टूडेंट्स, बच्चों प्लीज यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ। फॉर दोज स्टूडेंट्स, उनको लगता होगा कि हमारा यूनिट टेस्ट एंड सेमेस्टर खत्म हो चुका है, हमारा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के हो चुका है, तो हम अभी रिलैक्स हो गए ट्रिगोनोमेट्री से।
अब तो हम आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी इजी एंड सुपर डुपर इजी। मैं फिर से बोलता हूँ, एवरी चैप्टर इन 11th एंड 12th आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर, इसलिए बार बार बोलते रहता हूँ, जब मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूँ तो स्ट्रेट लाइन को एक बार पढ़ के मार्क्स मिल गया तो उसको छोड़ना मत। सिमिलरली आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाई किया तो वो भी आगे कभी ना कभी तो आएगा। इंट्रोडक्शन टू व्हाट डू वी कॉल इट एज वो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, वो भी फिर से आने वाला है कॉन्सेप्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ट्रिगोनोमेट्री 1 एंड ट्रिगोनोमेट्री 2। अगर आप उस चैप्टर को भूल रहे हैं तो none of the chapters will make sense to you, none of the chapters will be easier for you, because as long as you don't study and learn trigonometry completely, आपको कुछ भी नहीं समझेगा। या आपको अभी समझ में आने वाला है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। A line makes intercepts 3 and 3। 3 and 3 का मतलब है कि x इंटरसेप्ट भी 3 है, y इंटरसेप्ट भी 3। ओके, रेस्पेक्टिवली लिखा नहीं बिकॉज दोनों सेम ही आंसर है। तो मैं बोलूंगा x इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज 3, तो आई कैन से द लाइन टचेस x एक्सिस एट 3,0 एंड द y इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज आल्सो 3, तो द लाइन टचेस y एक्सिस एट द पॉइंट 0,3। इतना तो मिल गया। तो इससे मैं स्लोप निकाल सकता हूं, बट अभी स्लोप नहीं बोलते हम, इसको tan थीटा बोलते हैं। स्लोप ही है आफ्टर ऑल, बट हमें इंक्लिनेशन निकालना है ना, थीटा निकालना है ना, तो मैं tan थीटा बोलता हूं उसको। तो tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब tan थीटा यहाँ पे जो है बच्चों उसको वैसे ही रहने दो, एंड y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 हो जाएगा, एंड x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 3 हो जाएगा। 3 माइनस 0 3 होता है, 0 माइनस 3 माइनस 3 होता है, 3 अपॉन माइनस 3 होगा -1। अब स्लोप यहाँ पे निकालना होता है बच्चों तो बहुत आसान हो जाता है मुझे यहाँ पे, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन यहाँ पे तो -1 है। इट्स एज सिंपल एज दैट। बट क्या मुझे यहाँ पे सच में स्लोप निकालने बोला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यहां पे मुझे स्लोप नहीं निकालने बोला, उन्होंने बोला इंक्लिनेशन निकालो। तो इंक्लिनेशन निकालना रहेगा बच्चों, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? वेरी सिंपल, tan थीटा निकालने बोला है तो tan थीटा -1 हो गया, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 होता है। हमने इसके बारे में बात पहले भी किया है कि अगर आपके पास कोई एक एंगल होता है ट्रिगोनोमेट्री, तो उससे हमें एंगल निकालना होता है, तो हमें उस चीज को इनवर्स करना पड़ता है। तो tan थीटा अगर -1 है तो थीटा विल बिकम tan इनवर्स ऑफ -1। यहां पे मैंने आप लोगों को एक पैंतरा बताया था, एक छोटा सा हिंट बताया था, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो आप वो कर सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ -1 है ना, तो अब वो माइनस को बाहर, मतलब ऐसा लिया नहीं जाता, बट हम लोग ऐसा माइनस को कर सकते हैं। तो माइनस बाहर रखो फिलहाल के लिए, वो tan और साइन में कर सकते हैं। तो माइनस को बाहर रखोगे तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना है? नाउ यू थिंक ऑफ इट, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब tan का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए कि आपको 1 मिले? 45 डिग्री, बराबर ना? तो इसका आंसर होगा 45 डिग्री, बट माइनस को बाहर रखा था हम लोग ने, तो ये -45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू -45 भले ही आपको बराबर से मिला है बच्चों, बट अगर आप लोगों ने यहाँ पे -45 लिखा एग्जाम में तो आप गलत जा रहे हो। इसका रीजन सिंपल है, बिकॉज दे हैव आस्क्ड अस द इंक्लिनेशन, एंड इंक्लिनेशन इज ऑलवेज एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने यहाँ पे जो किया है बच्चों वो तो क्लॉकवाइज है, बिकॉज नेगेटिव एंगल मिला है, एंड नेगेटिव एंगल इज नॉट एक्सेप्टेबल एज एन इंक्लिनेशन। बराबर है, एंगल आपका रॉन्ग नहीं है, बट ये इंक्लिनेशन नहीं माना जाएगा। तो अभी आप लोग को करना क्या है? अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, यहाँ पे आप लोग को जरा दिमाग लगाने का है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री। तो आपको पता होगा बच्चों, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा किया था कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। पढ़ाई किया है बच्चों आप लोग ने पीरियोडिसिटी के बारे में? नहीं किया है क्या? भूल गए होंगे पीरियोडिसिटी के बारे में। पीरियोडिसिटी में हम लोग ने एक बात किया था बच्चों कि अ पर्टिकुलर एंगल वैल्यू जो होता है वो फिर से दोहराना, मतलब वही फिर जो वैल्यू है फिर से रिपीट होना, साइकिल रिपीट होना, ये पीरियोडिसिटी था। साइन का एंड कॉस का पीरियोडिसिटी 2 पाई का था, मतलब फॉर एवरी 2 पाई का रोटेशन, एवरी 360 के रोटेशन के बाद में वही एंगल बार बार रिपीट होंगे। ये साइन एंड कॉस का था। बट टैन का जो रिपीटिशन था वो पाई के इंटरवल्स में था, पीरियोडिसिटी उसका पाई था फॉर एवरी 180 रोटेशन। बराबर है, एंड यहाँ -45 डिग्री बोला है, एंड जाहिर सी बात है हमारे इंक्लिनेशन 0 और 180 के बीच में लाई करता है, तो हमें 360 वाले कॉन्सेप्ट को देखने की जरूरत भी नहीं। तो बच्चों सोचो ना कि यहाँ पे -45 डिग्री हो गया है tan थीटा में, एंड tan यहाँ पे नेगेटिव है, तो क्या मैं बोल सकते हैं ये -45 इधर से हुआ रहेगा, यहां से हुआ रहेगा -45, बराबर ना? tan पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -tan थीटा, बराबर ना? या फिर tan ऑफ माइनस थीटा। तो यहाँ पे tan -45 है, तो -45 इधर से गया होगा क्लॉकवाइज, तो इधर से -45 गया है, मतलब इधर से कितना गया होगा? जाहिर सी बात है
180 में से 45 माइनस करो, बचा हुआ जो एंगल होगा वो आपका इंक्लिनेशन देगा। वेरी सिंपल। सो -45 इज इक्वल टू 180 माइनस 45। ये पूरा हम लोग ने कॉन्सेप्ट एक्चुअल में एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, ट्रिगोनोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे पढ़ाई किया था। 180 माइनस 45 करोगे तो आंसर मिलेगा 135 डिग्री। तो 135 डिग्री हैपेंस टू बी द इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? चलो यहाँ पे 5th क्वेश्चन हो गया। अभी जाते हैं 6th क्वेश्चन में। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो पाइथागोरस थ्योरम होता तो थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि हम AB स्क्वायर निकालते, BC स्क्वायर निकालते एंड AC स्क्वायर निकालते एंड फिर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ करते, बाय डिस्टेंस फार्मूला हो जाता। बट इन्होंने बोला है कि हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना ही नहीं है एंड हमें वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल। सिंपल है। चलो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें ना यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए, बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा यूएसपी क्या, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, कि उसमें कोई तो दो साइड है जो 90 डिग्री बनाता है, तीसरा साइड 90 डिग्री नहीं बनाता, बट एटलीस्ट देयर आर टू साइड्स व्हिच मेक अ 90 डिग्री। बराबर है? मतलब दीज टू साइड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों मुझे बताओ, हमने अभी अभी एक कंडीशन पढ़ाई किया था स्टार्टिंग में, हाउ डू वी चेक, हाउ डू वी वेरीफाई whether the two lines are perpendicular to each other? कुछ याद आ रहा है? Exactly. हम उन दो साइड्स का या फिर उन दो लाइन का स्लोप निकालेंगे एंड उनका स्लोप का मल्टीप्लीकेशन करेंगे एंड उन दोनों स्लोप का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट जो है, अगर मुझे -1 मिला तो जाहिर सी बात है वो दोनों तो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो जाएंगे एंड तीसरे का तो टेंशन नहीं है, वो अपने आप तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल का दूसरा मतलब हाइपोटेनस बना के दे देगा। क्लियर है? तो मुझे नहीं पता ना कि कौन से दो साइड का मल्टीप्लिकेशन मुझे -1 मिलने वाला है, इसलिए मुझे तीनों का स्लोप निकालना पड़ेगा। मुझे AB निकालना पड़ेगा, BC निकालना पड़ेगा एंड AC निकालना पड़ेगा। तो चलो AB निकालने की कोशिश करते हैं। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो A और B को देखो तो इट विल बिकम 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4। 5 माइनस 4 होता है 1, 3 माइनस 4 होता है -1, 1 अपॉन -1 तो आपको -1 दे देगा, खत्म। स्लोप ऑफ BC निकालते हैं अभी। स्लोप ऑफ BC मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, -1 -5 हो जाएगा एंड -1 -3 हो जाएगा। चलो -1 -5 होता है -6, -1 -3 होता है -4, नेगेटिव नेगेटिव गेट्स कैंसल्ड। 6/4 को सिंप्लीफाई करो, आपको 3/2 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 3/2 करके लिख लिया, शॉर्टकट में लिख लिया। स्लोप ऑफ AC निकालते हैं बच्चों अभी। आप लोग देख सकते हो स्लोप ऑफ AB और स्लोप ऑफ BC को अगर मैं मल्टीप्लाई करने जाता हूं तो क्या वो -1 दे रहा है क्या? नहीं, मतलब इतना तो पता चल चुका है कि AB एंड BC आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिल्कुल नहीं। बट चलो आखिरी उम्मीद हमारे पास बाकी है, वो है स्लोप ऑफ AC। शायद वो किसी ना किसी से तो मल्टीप्लाई करने पर -1 दे दे। स्लोप ऑफ AC निकाल रहा था तो क्या मिला मुझे यहाँ पे, -1 -4 मिला एंड -1 -4 ही मिला, सेम है। अरे वाह, -1 -4 डिवाइडेड बाय -1 -4, न्यूमरेटर्स आर सेम विद द डिनोमिनेटर, आंसर तो इसका 1 ही मिलने वाला है अगर आप सॉल्व कर पिए तो। चलो 1 मिला। अब चेक करो बच्चों, AB और BC का मल्टीप्लिकेशन -1 दे रहा है, नहीं। BC और AC का नहीं, बट AB और AC का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करता हूं, दैट इज स्लोप ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ AC, दैट गिव्स मी द आंसर इज -1 मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट इज इक्वल टू -1। फैंटास्टिक। मतलब दीज टू स्लोप्स का प्रोडक्ट M1 इंटू M2 मुझे -1 दे रहा है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, काम खत्म। चलो मतलब AB एंड AC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दूसरे का तो स्लोप मल्टीप्लाई करने पर -1 नहीं मिल रहा है, मतलब वो परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब वो हाइपोटेनस का काम कर देगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, देयरफॉर A, B and C आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। चलो एक बात और है बच्चों, यहाँ पे छोटी सी बात है जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, रेलेवेंट भी नहीं है, बट फिर भी पूछ रहा हूं। अगर यहाँ पे ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो टेल मी बच्चों यहाँ पे कौन सा वर्टेक्स इज एक्टिंग एज अ 90 डिग्री? यहाँ पे ABC में कौन सा पॉइंट जो है, A है या B है या C है, जो 90 डिग्री है? ये दिमाग लगाकर बताओ। टाइम स्टैम्प के साथ मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ताकि मुझे चेक करने में आसान हो सके। मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन which makes angle of 45 degree with the positive direction of the y-axis measured anti-clockwise। चलो ठीक है, find the slope of the line बोला है which makes an angle of 45 degree with the positive direction of y-axis बोला है। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चों। यहाँ बच्चों को लगता है कि 45 डिग्री मतलब थीटा 45 है, tan 45 निकाल के आते हैं एंड आंसर बोल देते हैं 1 है।
बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, उन्होंने बोला फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स अ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस नहीं है तो वाई एक्सिस है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मतलब ऊपर वाला वाई एक्सिस, नीचे का नेगेटिव होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज तो जा रहा हूं मैं, बट मैं वाई एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज जाके 45 डिग्री बना रहा हूं, बट थीटा हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा है एंगल वो देखता है, वाई एक्सिस के साथ नहीं। तो आप खुद सोचो बच्चों, अगर वो वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री बना रहा है तो उसने एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाया होगा? सिंपल, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस 90 डिग्री होता है एंड वाई एक्सिस से 45 डिग्री बना है, मतलब 90 प्लस 45 मतलब 135 बोल सकते हैं डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैंने लिखा है द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द वाई एक्सिस एक्चुअली हैज एन इंक्लिनेशन ऑफ 90 प्लस 45 दैट इज 135 डिग्री। मतलब इन अदर वर्ड्स आई कैन से मेरा थीटा जो है वो 45 डिग्री नहीं है तो 135 डिग्री है। सो फार सो गुड, क्लियर। चलो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री मिलने के बाद आप लोग को यहाँ पे tan थीटा निकालना है विच इज इक्वल टू tan 135। tan 135 हमें नहीं पता क्या करना होता है। अभी मैंने यहाँ पे इसका भी ट्रिगोनोमेट्री में हमने सीखा है। यहाँ तो आप tan 135 को लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45, नहीं तो आप लिख सकते हैं tan 180 माइनस 45। मैंने यहाँ पे tan 180 माइनस 45 को चूज किया। क्यों किया है? फॉर दोज पीपल हु नो अबाउट द ट्रिगोनोमेट्री उनको पता है, नहीं पता है तो प्लीज चेक करो। वो जो tan 90 मतलब पाई बाय 2 होता है, मतलब tan 90 प्लस 45 मतलब पाई बाय 2। जब पाई बाय 2 आते हैं तो tan नहीं रहता, tan का ये हो जाता है, कॉट बन जाता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो बन जाता है। तो मुझे कॉट के वैल्यूज नहीं याद है, बट tan 180 माइनस 45 मतलब ये tan पाई माइनस 45। जब पाई या फिर 2 पाई ऐसे आते हैं, पाई के मल्टीपल्स वाले, तो हमें सबको पता है बच्चों वहां पे तो tan ही रहता है, याद है ना। तो यहाँ पे tan 180 माइनस 45 tan 45 ही होने वाला है। बट tan 180 माइनस 45 विल गिव यू tan 45, उतना तो है। बट बच्चों tan 180 माइनस 45 मतलब tan 180 माइनस 45 ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक यही पॉजिटिव थे, tan कभी पॉजिटिव नहीं था। तो यहाँ पे tan 180 माइनस 45 मतलब tan नेगेटिव बनेगा, मतलब इट विल नॉट बी tan 45, इट विल बिकम माइनस tan 45। वेरी सिंपल, यहां तक समझ में आ गया। तो माइनस tan 45 इजी है बच्चों। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे माइनस tan 45 मतलब माइनस 1 देगा। आपने एक छोटी सी गलती की होती, tan 45 लिखे होते तो आपको 1 मिलता, बट यहाँ पे माइनस 1 है तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं बच्चों। होपफुली सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पॉइंट्स p k minus 1 q 2,1 and r 4,5 आर कोलिनियर। दिस इज अ 10th स्टैंडर्ड टॉपिक बच्चों, एवरीवन नोज दिस पार्ट कि दो लाइन एक पर्टिकुलर 3 पॉइंट्स कोलिनियर तब होते हैं जब उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, या फिर इन अदर वर्ड्स हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर पॉइंट्स यहां पे कोलिनियर है तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे। अब बच्चों यहाँ पे आप लोग स्लोप निकाल सकते हैं बहुत सारे तरह, मतलब 3 स्लोप्स निकाल सकते हैं। एक होता है PQ का निकाल सकते हो, फिर QR का निकाल सकते हो, फिर PR का निकाल सकते हो, बट आपको 3 स्लोप्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। आप यहाँ पे बच्चों 3 स्लोप्स निकालने के जगह पे आप कोई भी 2 स्लोप ले सकते हैं, कोई भी 2। मतलब आप PQ एंड QR लोगे तो चलेगा, या PQ एंड PR लोगे तो चलेगा, या फिर कौन सा QR एंड PR लोगे तो भी चलेगा। इस तीनों में से कोई तो 2 लेना एंड उसको इक्वल बताना, सिंपल है। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया मालूम है, पॉइंट्स P Q एंड R आर कोलिनियर लिखा है। तो पॉइंट्स P Q एंड R आर कोलिनियर का मतलब है कि स्लोप सेम है, मतलब मैंने लिखा देयरफॉर देयर स्लोप्स आर इक्वल, इसलिए मैंने लिखा स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। मैंने कोई भी 2 ले लिया। तो स्लोप ऑफ PQ निकालोगे तो कैसा हो जाएगा बच्चा, 1 माइनस ऑफ -1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 माइनस k बन जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR मतलब 5 माइनस 1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 बन जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। 1 माइनस ऑफ -1 इज 1 प्लस 1 दैट विल बिकम 2। 2 माइनस k का कुछ नहीं कर सकते, रहने दो एज इट इज। 5 माइनस 1 इज 4 एंड 4 माइनस 2 इज 2। 4 अपॉन 2 तो 2 देता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ना भूले बच्चों। तो 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस k हो जाएगा यहाँ पे, एंड इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स और इट विल बिकम 4 माइनस 2k। माइनस 2k को लेफ्ट में ले लो तो 2k बन जाएगा, 2 को राइट में ले लो तो 4 माइनस 2 बन जाएगा। वी ऑल नो दैट 2k इज इक्वल टू 2 रहेगा, तो k का वैल्यू तो 1 होने वाला है, एंड दिस इज हाउ यू गॉट द वैल्यू फॉर k एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट।
क्लियर है गाइस? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स A3, -1 एंड B4, -2। बच्चों ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप लोग को थोड़ा अभी दिमाग लगाना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने का अलग अलग मेथड है, तो अगर आप कमेंट्स में कुछ और अलग मेथड बताना चाहते हो तो यू आर वेलकम, बट मैं एक ही मेथड बताना चाहता हूं सो दैट आई विल नॉट कंफ्यूज यू ऑल। फाइंड द एक्यूट एंगल। बच्चों एक्यूट एंगल के लिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि एक्यूट एंगल के लिए आपके पास दो लाइन होने चाहिए होते हैं, एंड वो दो लाइन जो है बच्चों उसके बीच में एक्यूट एंगल थीटा होता है। तो फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अरे बट ये फॉर्मूला तो तब अप्लाई किया जाएगा जब आपके पास m1 होना चाहिए एंड m2 होना चाहिए। अब m1 मतलब स्लोप किसका एंड m2 मतलब स्लोप किसका, ये दोनों अलग अलग लाइन का है। इन्होंने बोला फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस इज द फर्स्ट लाइन एंड द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स ए बी। तो ए बी से बनने वाला जो लाइन है दैट इज द सेकंड लाइन। इन दोनों का स्लोप निकालना है। तो पहले हम फोकस करते हैं एक्स एक्सिस का स्लोप। बच्चों आई होप एवरीवन रिमेंबर्स कि द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज ऑलवेज जीरो। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो है क्योंकि इंक्लिनेशन ही नहीं है उसके पास, तो उसको जीरो है। एंड जो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस है उसको मैंने m1 करके मान लिया, तो m1 यहां पे जीरो है। क्लियर है? अब दूसरा जो है स्लोप ऑफ लाइन AB, मतलब जो AB बन रहा है A एंड B, जहां पे उससे लाइन जो बन रहा है उसको मैं m2 बोलूंगा। वो निकालना तो बड़ा आसान है बच्चों, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, मतलब हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 4 - 3 बन जाएगा। -2 माइनस ऑफ -1 मतलब -2 प्लस 1 बनेगा, दैट इज -2 प्लस 1 कितना होता है -1, एंड 4 - 3 कितना होता है 1, -1 डिवाइडेड बाय 1, इसको तो -1 मिलने वाला है। सो यू हैव गॉट द टू डिफरेंट स्लोप्स, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस भी मिल गया, स्लोप ऑफ द लाइन ए भी मिल गया। इजी है, तो मैं यहां पे निकाल सकता हूं एक्यूट एंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो यहाँ पे देखो tan थीटा कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 मतलब 0 माइनस ऑफ -1 या फिर -1 - 0। हाँ यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा किया है बच्चों, बट फर्क नहीं पड़ता बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ मॉड ओनली। वो मॉड ही है बच्चों, तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। आप -1 - 0 लिखो या 0 माइनस ऑफ -1 लिखो, मॉड से तो नेगेटिव भी पॉजिटिव बनने ही वाला है, फिर doesn't make any difference। 1 प्लस m1 m2 मतलब 1 प्लस -1 इंटू 0। आप देख सकते हो बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो -1 - 0 तो -1 देगा, एंड नीचे बच्चों -1 इंटू 0 0 है तो 0 प्लस 1 1 देगा। -1 अपॉन 1 तो -1 होता है, बट मॉड है तो -1 का भी मॉड होगा तो 1 होगा, 1 का भी मॉड 1 ही होगा, तो आपको tan थीटा 1 ही मिलने वाला है। वेरी सिंपल, tan थीटा इज इक्वल टू 1 मिला है, बट आपको उन्होंने एक्यूट एंगल पूछा है, नॉट द tan थीटा का वैल्यू, स्लोप नहीं पूछा है। तो tan थीटा अगर यह है तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1, एंड सबको पता है बच्चों tan इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट इक्वल टू 45 डिग्रीज, एंड आपने यहाँ पे एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस निकाल दिया, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। क्लियर है गाइस? एवरीवन अंडरस्टूड? ये तो बेसिक है, फिर भी ये सारे चीजें अगर आपको नहीं आ रहे होंगे तो थर्ड लेक्चर डिफिकल्ट जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 which happens to be the second last question for today। A line passes through points A x1 y1 and B h comma k। If the slope of the line is m, then show that k minus y1 is equal to m multiplied by h minus x1। इससे चिंदी क्वेश्चन तो और कोई है ही नहीं, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन तो यही बोल सकता हूं मैं, बच्चा भी सॉल्व कर ले। देखो यहाँ पे क्या बोला, लाइन पासेस थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, कोऑर्डिनेट भी देखे रखा है, तो हमें तो पता है बच्चा स्लोप ऑफ ए बी का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, बट उन्होंने खुद बोला है कि द स्लोप ऑफ द लाइन इज m, मतलब स्लोप ऑफ ए बी के जगह पे मैं m डाल सकता हूं, इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, चेक करो, y2 माइनस y1 मतलब k माइनस y1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब h माइनस x1 बन जाएगा। वेरी सिंपल। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा k माइनस y1 जो है दैट इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय h माइनस x1, एंड चेक करो यही तो प्रूफ करने बोला था उन्होंने। खत्म, 3 स्टेप में इसका आंसर भी खत्म हो गया। ऑल यू डिड वाज जस्ट यूज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप एंड क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कर लिया, आपका आंसर 3 स्टेप में आ गया। वेरी इजी। ओके, इसी के साथ सिमिलर क्वेश्चन नंबर 11 है, बट वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, हायर ऑर्डर है। इफ पॉइंट्स a h, 0 b 0, k एंड c a, b lie on a line, then show that a upon h plus b upon k is equal to 1।
ओके प्रूफ वाला क्वेश्चन है बट डोंट वरी, फिलहाल के लिए आप प्रूफ के ऊपर फोकस मत करना। उन्होंने बोला ए बी एंड सी लाई ऑन अ लाइन। बच्चों सबको पता है कि ए बी एंड सी वो सब कुछ एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, मतलब ए बी सी आर कोलिनियर एंड वी हैव स्टडीड दैट व्हेनेवर द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब यहाँ पे अभी भी एक सवाल होता है कि हम स्लोप इक्वल है तो किन दो स्लोप को ले, किसी को भी ले सकते हैं, ए बी बी सी को ले सकते हैं, ए बी ए सी को ले सकते हैं या बी सी ए सी को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों पॉइंट्स ए बी सी आर लाइंग ऑन अ सेम लाइन therefore their slopes are equal, so I am considering only 2 slopes at a time, slope of AB and slope of BC, and वो दोनों इक्वल होंगे। बराबर है। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते तो आप दूसरे 2 स्लोप्स भी ले सकते हैं। फाइन। अब स्लोप ऑफ AB अगर हम देखेंगे बच्चों तो दैट विल बिकम k minus 0 divided by 0 minus h, that will be equal to slope of BC क्या हो जाएगा b minus k divided by a minus 0। वेरी सिंपल। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, k minus 0 हो जाएगा k, 0 minus h हो जाएगा minus h is equal to b minus k, कुछ नहीं कर सकते वैसे ही रखो, and a minus 0 will become a। Now I am completely stuck and majority of the students है ना यहीं पे stuck होने के बाद बोलते हैं कि इसके आगे क्या करूँ समझ में नहीं आता, because they don't want to try। See basically you have to try, यू जस्ट कांट सी कि अरे मुझे मेरा आंसर तो मेरे क्वेश्चन से पूरी तरह से मैच ही नहीं कर रहा है, व्हाट शैल आई डू और हियर आई डोंट अंडरस्टैंड। एटलीस्ट ट्राई। ओके तो ट्राई तो करो। मैंने यहाँ पे क्या किया, व्हेन आई वाज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई वाज आल्सो नोवेयर नियर टू माय आंसर, बट व्हेन आई ट्राइड इट मैंने फर्स्ट सबसे पहले क्या किया कि आई कुडंट डू एनीथिंग, सो एटलीस्ट आई कुड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो मैंने ए और के को मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम ए के, एंड फिर मैंने माइनस एच को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब जरा दिमाग लगाओ, माइनस एच को बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी एच देगा, एंड माइनस एच को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस एच के दे देगा। यहां तक तो सिंपल है। अब फिर से आप लोग देखोगे अरे काहीच कळलेलं नाही मला तो काय आंसर मिळालेलंच नाहीये। वेट अ सेकंड, अब उन्होंने क्या बोला है बच्चों यहाँ पे देखो, आपका अभी है ना जो क्वेश्चन उन्होंने प्रूफ करने बोला था उसके तरह थोड़ा तो लाने की कोशिश करो। तो मैंने क्या किया मालूम है, ए के वैसे ही रखा एंड मैंने माइनस बी एच को लेफ्ट में लिया, दैट विल बिकम प्लस बी एच एंड दैट इज इक्वल टू एच के। ना एवरीथिंग इज पॉजिटिव एंड लेफ्ट में 2 टर्म्स है, एंड लेफ्ट में 2 टर्म्स कौन से लिए, ए एंड बी वाले ही लिए क्योंकि उन्होंने एलएचएस में वही मांगा है। देखो आई एम अप्रोचिंग टुवर्ड्स द आंसर एंड राइट हैंड साइड में एच के है, बट इज दैट आंसर नियरिंग टू माय आंसर व्हाटएवर द आंसर दैट आई नीड? नो। बट अभी देखो जो प्रूफ उन्होंने करने बोला है उधर उन्होंने बोला है कि राइट हैंड साइड में उनको 1 चाहिए, बराबर ना, राइट हैंड साइड में उनको 1 चाहिए ना। यू ओनली टेल मी हाउ वुड आई ब्रिंग राइट हैंड साइड टू बी 1, जो कि एच के है उसको 1 कैसे करूं? डिवाइड थ्रू आउट बाय एच के। मैं यहाँ पे रीजन नहीं लिखा हूं, आप लोग रीजन लिखोगे तो आप लोग समझ जाना। तो मैंने क्या किया मालूम है, आई हैव डिवाइडेड एवरी टर्म बाय एच के। देखो ए के को डिवाइड किया एच के साथ, बी एच को डिवाइड कर दिया एच के साथ, एंड एच के को डिवाइड कर दिया एच के साथ। इतना तो पता चल चुका है कि राइट हैंड साइड तो 1 मिलने वाला है, बट लेट्स सी और क्या होता है। तो ए के डिवाइडेड बाय एच के करेंगे तो के और के कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ए डिवाइडेड बाय एच, मतलब ए अपॉन एच, एंड बी एच अपॉन एच के में एच एच कैंसिल हो जाएगा तो बी अपॉन के हो जाएगा। वेरी सिंपल। एंड एच के डिवाइडेड बाय एच के तो 1 होता है। अब चेक करो बच्चों, इज दैट व्हाट दे हैव एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस टू फाइंड ओवर हियर? ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इज इक्वल टू 1, एंड फाइनली वी गॉट द आंसर एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। तो देखा बच्चों, इट्स ऑल अबाउट द अप्रोच, इट्स ऑल अबाउट व्हाटएवर द थिंग्स दैट यू कुड डू इन दैट क्वेश्चन। स्टार्टिंग में फेल हो गए तो भी चलेगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, बट देन एंड ओनली देन यू विल लर्न। Don't get stuck in between and say I don't know how to do it. At least try. And one more thing, मैंने यहाँ पे slope of AB और slope of BC लिया, इसलिए मेरा way of writing ऐसा हो गया है। आपने अगर slope of AC and slope of BC लिया होता तो शायद कुछ और हो जाता। आप ट्राई करके देख सकते अलग 2 slope से, एंड मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं दैट स्टिल यू हैव गॉट द आंसर, क्योंकि मिलना तो चाहिए ही, बिकॉज कोलिनियर है, तो यू हैव टू गेट द आंसर। सो दिस इज हाउ बच्चों वी हैव सॉल्व दिस वन, एंड हमारा एक्सरसाइज 5.2 भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड आई होप एवरीथिंग इज बीइंग क्लियर सो फार। ये क्वेश्चन आंसर तो एक टाइम पे ठीक है बच्चों, ये मार्क्स देने के लिए आप लोग को काम आ जाएगा, इट्स ओके, बट द इनिशियल फंडामेंटल दैट आई टॉक्ड अबाउट वाज लाइंस क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, उसके बाद में स्लोप क्या होता है, इंक्लिनेशन क्या होता है, स्लोप के क्या क्या फॉर्मूले हैं, एंड एंगल बिटवीन द इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सारे फॉर्मूले जो मैंने बताया है बच्चों, एक्यूट एंगल बिटवीन द 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्मूला, एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द परपेंडिकुलर लाइन होने के लिए कंडीशन m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल टू -1। दीज आर द कंडीशंस दैट आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर एडवांस्ड क्वेश्चंस, चाहे वो आप एडवांस जेई दे रहे हो या फिर मेंस जेई दे रहे हो या फिर सीईटी दे रहे हो या व्हाटएवर, वो कॉन्सेप्ट्स आपके काम आने वाले हैं। तो उसको नोट्स बनाकर अच्छी तरह से लिखो एंड उसको रिवाइज करते रहो।
ओके आशा करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर तो और भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जहां पे हम लोग काफी सारे फॉर्म्स पढ़ने वाले इक्वेशन के। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, इट विल डेफिनेटली कम सून। अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा बच्चों, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, लाइक करो इस वीडियो को, अच्छा लगा होगा तो, एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स हु आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर स्ट्रेट लाइंस एंड मेनी अदर चैप्टर्स। एंड एट द सेम टाइम अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।